मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पायरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने सुन रखा है, आप जानते हो। जैसे कि कोई पूछे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CO2। पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, H2O। ठीक है, सॉल्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, जैसे NaCl का, कॉमन सॉल्ट का NaCl। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, CaCO3। इन सबको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये इस इंसान को तो आप जानते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को। एम्पायरिकल आप पहली बार सुन रहे हो, एम्पायरिकल आप पहली बार सुन रहे हो 11th क्लास में आके। तो देखो एम्पायरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सुनो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ग्लूकोज, जैसे हमारे पास ग्लूकोज है, आपको एक बढ़िया से एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे आपसे पूछे कोई ग्लूकोज, तो आपसे पूछेगा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, आपने बचपन से याद कर रखा है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का क्या है, आपको पता है ना? अरे बोलो, पता है कि नहीं पता है? हाँ सर पता है, बहुत 10th क्लास में ही रट लिया था हमने, C6H12O6। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, आप जानते हो। मतलब सॉरी टकरा गया होता हूँ। हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नथिंग बट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। आपसे कोई पूछे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ H2SO4, बोले सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होगा, H2SO4। ठीक है, तो ये आप सब जानते हो। मतलब एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स आपको बताने उस फॉर्मूले में कितने हैं, वही हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मैं आपको बताता हूँ एम्पायरिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो एम्पायरिकल फॉर्मूला होता है, वैसे डेफिनेशन यहाँ ऊपर लिखी हुई है आपके बोर्ड एग्जाम, स्कूल एग्जाम के लिए। तो जितनी मेरी इसमें थ्योरी लिखी रहती है, थ्योरी सफिशियंट है, बट वी फोकस ऑन न्यूमेरिकल्स मोर। तो एम्पायरिकल फॉर्मूला इसका क्या होगा, इसी इंसान का एम्पायरिकल फॉर्मूला क्या होगा, बढ़िया एग्जांपल्स मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखो एम्पायरिकल फॉर्मूले में बेटा क्या हो जाता है, हम लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स लिखते हैं, लीस्ट होल नंबर ऑफ एटम्स। लीस्ट 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 का मतलब क्या है कि जो कॉमन पार्ट होता है उसको हम निकाल देते हैं। अब डेफिनेशन पढ़ो तो बड़ा मजा आएगा। अब तुम डेफिनेशन पढ़ोगे तो तुम्हें बड़ा मजा आएगा। जरा दोनों डेफिनेशन पढ़ना। तो लीस्ट नंबर लिखोगे, पहले चलो बदले के देते हैं इसका। तो इसमें क्या है, 6 कॉमन है, तो 6 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, C1H2O1। ये इसका एम्पायरिकल फॉर्मूला है। मतलब कि इससे कम में तो लिखा ही नहीं जा सकता। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लिखते हैं। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मतलब कि जो कॉमन पार्ट होता है वो बाहर निकाल लिया। तो इन सब में 6 कॉमन है तो बाहर निकाल लिया। तो अब मुझे दोनों की डेफिनेशन पढ़ के बताओ, आप अपने 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 दिमाग से पढ़ो, क्या आपको क्लियर हो गया जो मैंने एग्जांपल से समझाया? अगर आपको अब डेफिनेशन एकदम क्लियर हो गई है तो जरूर एक स्माइली बनाए चैट बॉक्स में, जरूर एक स्माइली बनाए चैट बॉक्स में। जल्दी बताओ, स्माइली बनाएं चैट बॉक्स में अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई एम्पायरिकल की, मॉलिक्यूलर की, जो मैंने एग्जांपल और जो मैंने समझाया क्लियर हो गया। तो एम्पायरिकल में हम एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं लिखते, मॉलिक्यूलर में हम एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स लिखते हैं। समझ में आया? और एम्पायरिकल से आप मॉलिक्यूलर बना सकते हो, मॉलिक्यूलर से एम्पायरिकल बना सकते हो। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक और ट्विस्ट देता हूँ, है ना। कहानी में एक किंग को घुसाते हैं, किंग कॉन्ग। देखो अगर मैं इसका मास लूं तो इसका मैं मास को क्या बोलूंगा, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ सर, इसका 180 ग्राम होता है, बिल्कुल, है ना। इसका मैं अगर पूछूं तो इसका हम पूछेंगे एम्पायरिकल मास। एम्पायरिकल मास मतलब एम्पायरिकल फॉर्मूला मास, वो कितना होगा बेटा जरा बताना। एक कार्बन है 12, इसका तो मैं याद था 180 होता है, 12 + 2 + ऑक्सीजन 16, कितना हुआ 30 ग्राम। अब देखो बेटा इसमें रिलेशन होता है, क्या होता है इसमें रिलेशन होता है। एक टर्म हम डिफाइन करते हैं कि मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पायरिकल मास को हम n बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? n।
याद रखना। तो यहाँ पर अगर हम बोलें कि इस क्वेश्चन में n का वैल्यू क्या है, तो इस क्वेश्चन में n का वैल्यू है, मॉलिक्यूलर मास है 180, एम्पायरिकल मास है 30, तो ये आ गया 6। ये 6 बताता है कि कितने टाइम्स है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट वाला एम्पायरिकल के। मतलब अगर मुझे ये n की वैल्यू पता होती तो मैं एम्पायरिकल से मॉलिक्यूलर या मॉलिक्यूलर से एम्पायरिकल बना सकता हूँ। जैसे इसमें अगर 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे एम्पायरिकल में तो मॉलिक्यूलर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अगर आप 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो फिर से वही बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी ये पता हो तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। अगर मान लो n = 2 दिया है और एम्पायरिकल फॉर्मूला आपको गिवन है CH, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? बताओ। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है n टाइम्स एम्पायरिकल फॉर्मूला। कहाँ से? इस फॉर्मूले से। देखो n टाइम्स एम्पायरिकल का मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो n कितना है? 2 का मल्टीप्लाई करो CH में तो आंसर क्या हो जाएगा? C2H2। ये इसका यूज है। अगर आपको n निकाल लिया तो एक दूसरे में कन्वर्ट कर लोगे इस फॉर्मूले से। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देता हूं आपको बढ़िया सा, एक और एग्जांपल से आप समझ जाओगे। जैसे मान लो एक फॉर्मूला लिखा है C6H6, ये आप जानते हो। ठीक, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि मान लो n का वैल्यू है 6, n है 6, तो एम्पायरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF। तो इसमें क्या हो जाएगा? 6 का डिवाइड मार दो, तो 6 का डिवाइड मार दिया C6H6, 6 का डिवाइड मारोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? CH। तो इसका एम्पायरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। तो n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, n से डिवाइड मार दोगे तो एम्पायरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। याद रखें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अगर आपको जाना है एम्पायरिकल फॉर्मूले में और इससे अगर वापस आना है इधर, तो आपको क्या करना है? समझ तो गई हो आप कॉन्सेप्चुअली करना क्या है? क्या करना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बड़ा होता है तो इसमें डिवाइड मारना पड़ेगा, डिवाइड बाई n। एम्पायरिकल फॉर्मूले से आना है तो मल्टीप्लाई बाई n। बोलो चमका कि नहीं चमका? बोलो चमका कि नहीं चमका? n कैसे निकालोगे? n निकालोगे उनके, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा n, या फिर उनके मास के रेशियो से निकाल लोगे। n क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाई एम्पायरिकल फॉर्मूले का मास। पकड़ में आया? सबको चमका? ये आधे लोग भाग क्यों जाते हैं, क्लास नहीं करते हैं प्रॉपर। 28-29 लोगों को क्लास करनी चाहिए, 5 लोग ऑलवेज एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, चमका? अब ये तो हो गई आसान बातें, अब करते हैं टफ सवाल। तो क्वेश्चन है पहला, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से आपके एग्जाम में इसी पर, क्योंकि यही सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट अभी तक हम यूज करने वाले हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे। हमेशा जब भी क्वेश्चन आए, यू ऑलवेज कैलकुलेट एम्पायरिकल फॉर्मूला, उससे आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हो। सो ऑलवेज कैलकुलेट एम्पायरिकल फॉर्मूला। तो अपन कैसे निकालेंगे? एम्पायरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। क्या निकालेंगे? एम्पायरिकल फॉर्मूला। मेरे साथ सीख लो, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना है, और बड़ा ही मेरा लॉजिकल और सिंपल तरीका होता है। आपको परसेंटेज दिया है कि 33.6, ये दुनिया भर का धमाका दिया है, ठीक है। अब आपको निकालना है एम्पायरिकल फॉर्मूला। तो मैं हमेशा क्या मानता हूं, 100 ग्राम मान लो, जब भी मास परसेंटेज दिया है, ठीक है। 100 ग्राम मान लिया अपन ने, क्या मान लिया? 100 ग्राम मान लिया। तो मान लिया कंपाउंड कितना है अपने पास? 100 ग्राम। कितना है? 100 ग्राम। लेट मास बी 100 ग्राम कंपाउंड का। अब सुनो ध्यान से, एक एक करके सुनना ध्यान से। अब उसमें हमारे पास क्या क्या है?
कार्बन, ठीक है, कार्बन हमारे पास कितना है बेटा, कार्बन है हमारे पास 33.6%, तो 33.6 ग्राम हो गया। इस परसेंट का मतलब क्या है कि 100 में 33.6, तो हमने 100 अगर ये मान रखा है वही 33.6% है, मतलब 33.6 ग्राम है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन हमारे पास कितना है 5.6%, मतलब कि 5.6 ग्राम हो गया। हाँ सर। और हमारे पास क्या है क्लोरीन, क्लोरीन कितना है Cl, Cl हमारे पास कितनी है, Cl हमारे पास कितनी है 49.6%, 49.6%, तो हो गई 49.6 ग्राम, ठीक है। ठीक है, the certain organic compound was found to contain 33.6% carbon, 5.6% hydrogen and 49.6% क्लोरीन। बचा कोई रह गया, इसमें एक भी और चीज़ होनी चाहिए क्योंकि पूरा 100 नहीं हो रहा है, सबका सम मिला के 100 नहीं हो रहा है। तो रिमेनिंग मान लिया हमने ऑक्सीजन, अगर नहीं दिया है तो हम बोल देते हैं, शायद क्वेश्चन में छूट गया है। रिमेनिंग इसमें ऑक्सीजन है, क्वेश्चन ज़्यादा ही अच्छा ले लिया, ठीक है। 33.6, 5.6, 49.6, तो ऑक्सीजन कितना होगा बेटा जल्दी बताओ, 100 में कितना बचा बताओ, ऑक्सीजन कितना होगा रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना है 33, 5, 38, 38, बताओ जल्दी। 88, 88.8, तो कितना बचा 11.2, तो ऑक्सीजन हमारे पास बचा 11.2 ग्राम। समझ में आया? ये हमारे पास है डेटा, ऑक्सीजन का डेटा नहीं था बट रिमेनिंग मैंने लिख दिया ऑक्सीजन, तो इसको हटा दो, 100 में से जो बचा रह गया वो ये ऑक्सीजन है। अब हम कन्वर्ट करते हैं मोल्स में, किस में कन्वर्ट करेंगे मोल्स में, क्योंकि हमारा पूरा केमिस्ट्री का कैलकुलेशन मोल्स में ही होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी मोल्स में निकालेंगे, तो सबके अब हम मोल्स निकालेंगे, मास आ गया है तो मोल्स कैसे निकालोगे, मोलर मास का डिवाइड मार के। चलो तो ये कितना है अपने पास 33.6 डिवाइडेड बाई 12 कार्बन का, 5.6 डिवाइडेड बाई 1 ग्राम हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, 49.6 डिवाइडेड बाई 35.5 क्लोरीन का, 11.2 डिवाइडेड बाई 16, 11.2 डिवाइडेड बाई 16, ये हो गया अपने ऑक्सीजन का। तो बताओ कितने कितने मोल्स आए, कोई बात नहीं अपन फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जल्दी बोलो कितना आया, 12 से डिवाइड मारोगे 24, 9, 2.8 मोल्स, कितना आया 2.8 मोल्स, 5.6 मोल्स, ठीक। ये कितना आया कितना आएगा बोलो, 1 बार गया और बचा कितना 35.5, तो बचा हमारे पास 14.1, कितना बचा 14.1, 14.1 में अगर हमने 141 हो गया तो 4 बार गया। एकदम शार्प कैलकुलेशन करना मेरे साथ। 11.2 में डिवाइड किया कितना बचा 0.7, तो ये कहानी हमारे पास आ गई, ठीक। अब हम क्या करते हैं, सबको लिखते हैं एक साथ, सबको हम लिखते हैं। हमारे पास क्या क्या है, कार्बन है, कितने आया कार्बन 2.8, सुनना ध्यान से, कॉन्सेप्ट सीखो, बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं है। मैं क्या हूँ, मैं बहुत ही
मैं इस तरीके से सॉल्यूशन करता हूँ, इस तरीके से बुक्स में नहीं होता है। तो जो बच्चा जो मेरे नोट्स देखेगा ना कभी भी, उसको बड़ा मज़ा आएगा, सीक्वेंसली समझ में आता है कि उन्होंने किया क्या है। बड़े प्रॉपर सीधे साधे स्टेप्स रहते हैं मेरे, तो बड़े साथ में समझना अच्छे से। ये 2.8 आया, लिख दिया इसका। हाइड्रोजन का कितना आया बेटा? 5.6 आया, वो भी लिख दिया। क्लोरीन का कितना आया बेटा? 1.4, वो भी लिख दिया। ऑक्सीजन का कितना आया बेटा? 0.7, वो भी लिख दिया। अब मैंने क्या बोला था? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पायरिकल फॉर्मूला? सिंपलेस्ट रेशियो में तो जो भी कॉमन पार्ट होता है वो निकाल लिया, तो हमने कॉमन पार्ट निकाल लिया, इसमें से कॉमन पार्ट निकाल लिया। टेक कॉमन पार्ट आउट, टेक आउट कॉमन पार्ट। क्या कॉमन लग रहा है आपको? सबके अंदर 0.7 कॉमन है, देख लो, सबके अंदर 0.7 कॉमन है, उससे ज़्यादा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 0.7 कॉमन कर दो तो बचा क्या रह जाएगा? 7 4 जा 0.7 वाले लोग यहाँ का बचेगा 7 4 जा 28। H कितना बनेगा? 7 8 जा 56, 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7। ये है इसका एम्पायरिकल फॉर्मूला, यही इसका आंसर है। जो भी कॉमन पार्ट है उसको निकाल दिया, ठीक है। कॉमन पार्ट क्या हो सकता है? 0.7 से ज़्यादा तो कॉमन हो ही नहीं सकता कुछ। अरे भाई ऑक्सीजन एक तो रहेगा ना बस। तो कितने लोगों को चमका, ये जल्दी बताओ, कितने लोगों को चमका? कि सर बहुत आसान है, बस हमको याद रखना है, स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। बोलो कितने लोगों को चमका और कितने लोगों को मेरी हैंडराइटिंग अच्छी लग रही है? जल्दी बताओ कितने लोगों को मेरी हैंडराइटिंग अच्छी लग रही है, सुंदर लग रहा है सॉल्यूशन? जल्दी से बताओ। वेरी गुड शाहिद, जल्दी से बताएं सारे बच्चे। क्लियर कट सॉल्यूशन है, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। हाँ सारे बच्चे बोलेंगे बेटा, है ना, क्योंकि ये सबको समझ में आना चाहिए। मेरी हैंडराइटिंग की तारीफ नहीं करोगे? मैं इतना साफ सुथरा लिखता हूँ। हैंडराइटिंग का लिखा करो, क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ऐसे लिखा। मज़ा आ गया? हाँ तो अब एग्ज़ाम में आएगा तुम्हारे 3 नंबर पक्के, तुम्हारे स्कूल में 3 नंबर पक्के। बोलो 3 नंबर पक्के स्कूल में। हाँ स्कूल वाले पूछेंगे तो 3 नंबर पक्के। अब चलो एनसीईआरटी का सवाल करते हैं, एनसीईआरटी के सवाल को किल कर देते हैं। दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन, देखो लिखा है ना एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी के सवालों की क्या प्रॉब्लम होती है बताऊँ क्या? मैंने जो अभी क्वेश्चन लिया था वो था कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसा, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गंदा कैलकुलेशन नहीं होता, बट एनसीईआरटी न्यूमेरिकल आर वेरी नालायक न्यूमेरिकल्स, दे गिव डेटा इन सच अ बैड मैनर दैट यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। बट एग्जाम में क्या होता है कि अगर आपका टीचर अच्छा है, जो कि जनरली थोड़े कम होते हैं अच्छे स्कूल टीचर्स, वो उनने खुद सॉल्व नहीं करते और वो एग्ज़ाम में दे देते हैं, ठीक है। और बच्चे बेचारे परेशान होते हैं एग्ज़ाम में उस गंदे डेटा के साथ। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने से पहले टीचर उसको 10 एंगल से देखता है, स्टूडेंट इसको कैसे सोचेगा, फिर उसी हिसाब से वो ऑप्शन डिजाइन करता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तुमसे लॉजिकल गलती करवाते हैं, और स्कूल एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में तुमको मजदूरी करवाते हैं, लेबरर टाइप वर्क, जैसा कि आपको इसमें फील होगा। बट यू आर विद दीपक भदौरिया, आई विल ऑल्सो टीच यू कि whenever if you get any complex calculation, how you can handle that complex calculation also. So be with me, right? चलो चलो आ जाओ, इस सवाल को करते हैं। एनसीईआरटी का सवाल है, समझ लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर से वही, अ कंपाउंड कंटेंस फलाना फलाना परसेंटेज, इट्स मोलर मास दिया है। अब मोलर मास दिया है तो इन्होंने दोनों बातें पूछ ली, फाइंड एम्पायरिकल एंड मोल। उस पिछले वाले क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास नहीं पूछा था, क्योंकि ना तो हमें वहाँ एन पता था ना हमें मोलर मास पता था, तो हम निकाल नहीं सकते थे। कुछ तो इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, तो यहाँ मोलर मास पता है तो एन निकाल लेंगे, एन का मल्टीप्लाई कर देंगे। सो द होल आइडिया गॉट इनटू अ हेड, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एम्पायरिकल फॉर्मूला हमेशा निकालते हैं, तो कैसे करते हैं? लेट द मास बी 100 ग्राम,
ठीक, क्या क्या है उसके अंदर, हाइड्रोजन 4.07 ग्राम हो जाएगा, परसेंट है ना, अगर 4.07% मतलब क्या होता है 100 में इतना, तो इतने ही ग्राम हो जाएगा, क्योंकि हमने 100 मान लिया, हम स्मार्ट हैं। कार्बन 24.27 ग्राम। फिर उसके बाद क्लोरीन 71.65 ग्राम। हो गया खत्म, पूरा 100 हो गया ना, हाँ हो गया खत्म, 3 ही लोग हैं। अब नेक्स्ट अपन को क्या करना होता है, मोल्स में कन्वर्ट कर लो। चलो जल्दी जल्दी मोल्स निकालो, फटाफट इसके मोल्स निकालो। तो 4.07 डिवाइडेड बाई 1, इसको आप 4 बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली, 4 ही लेना। चिल 24.27 डिवाइड बाई 12, कितना लोगे, बोलो कितना लोगे, अप्रोक्सीमेटली कितना लोगे, 2 ही लोगे, क्योंकि कार्बन का एग्जैक्ट नहीं होता है 12 ग्राम, 12 पॉइंट समथिंग होता है, तो वो 2 आ गया। अब मैं हूं ना, मैं बता रहा हूं, नहीं तो आप लड़ने लग जाओगे, इससे लड़ोगे तो रोगे फिर। 71.65, इसका होता है 31.5, तो ये हो गया अपना 2। ठीक, एग्जाम में लड़ना नहीं है, ठीक है। चलो अब आ जाओ, सॉरी 35.5 होता है ये, सॉरी 31 नहीं 35, सॉरी। ठीक, आ जाओ। हाँ कौन कौन है हमारे पास, कार्बन, जनरली हाइड्रोजन को पहले लिखते नहीं है, ठीक है, चलो लिख लो यार, क्या रखा है, हाइड्रोजन कितने हैं 4, कार्बन कितने हैं 2, क्लोरीन कितने हैं 2, ये आया। फिर अपन ने क्या बोला था, टेक कॉमन पार्ट, टेक आउट कॉमन पार्ट कितना है इसमें सब में, 2 कॉमन है, 2 से ज़्यादा कुछ कॉमन नहीं आ सकता, तो अपना आंसर क्या बन जाएगा H2CCl, या फिर ऐसे लिख लो, आपकी मर्जी, CH2Cl। ठीक, ये आपका एम्पायरिकल फॉर्मूला आ गया। ठीक, अब ध्यान से देखो, इसका मास कितना होता है, एम्पायरिकल फॉर्मूला मास कितना है बेटा, कितना मास निकला इसका, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, क्लोरीन का 35.5, कितना आया 49.5 ग्राम। ठीक, अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास कितना दिया है बेटा, क्वेश्चन में देखो 98.96 ग्राम। चलो अब अपन ने निकाल लिया n इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पायरिकल फॉर्मूला मास, ये सिखाया अपन ने। n क्या होता है, रेशियो होता है, एम्पायरिकल फॉर्मूला अपॉन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पायरिकल, बड़ा भाई छोटा, बड़ा कौन होता है, बड़ा भाई है मॉलिक्यूलर, और एम्पायरिकल सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल होता है। डिवाइड मारा तो 98.96 डिवाइड बाई 49.5, कितने बार जाएगा बेटा डिवाइड, 2 बार जाएगा,
तो n का वैल्यू कितना आ गया 2। अब n 2 आ गया तो आपको पता है, क्या पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो n टाइम्स होता है एम्पायरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दो इस फार्मूले में तो 2 टाइम्स CH2Cl। तो 2 टाइम्स जब आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया C2H4Cl2। ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। इस क्वेश्चन ने आपका पूरा कॉन्सेप्ट बना दिया होगा। यही आपके NCERT का क्वेश्चन है, यही सब कुछ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। एंड दिस इज द होल थिंग। ठीक है, समझ में आ जाए तो जल्दी बताएं। अरे यार 99.999 मत करो यार, वो 2 ही हो यार तुम लोग। यार मैं तुमको बोला ना, मैंने बोला ना ये NCERT है यार, इसमें ऐसे होंगे, मैंने बोला ना NCERT है। हाँ, अब आपको अपना रायता फैलाना है तो ले लो 1.999, चिल्लाते रहो मार्केट में, कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा फिर, है ना। अपन साफ सुथरा हर चीज़ सिखा रहे हैं, ठीक है, आपकी कैलकुलेशन में मदद कर रहे हैं, ठीक है। नहीं काटेगा, काट भी लेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं काटेगा। अच्छा टीचर होगा तो नहीं काटेगा, और टीचर को अगर लॉजिकल टीचर नहीं है, वैसे ऐसे नहीं काटते, कोई नहीं काटता यार। देखो अब दुनिया का नहीं पता, हम भी ऐसे ही लिखते थे, हम भी आज भी ऐसे ही लिखते हैं, हमारे स्टूडेंट भी ऐसे ही लिखते हैं, उनको मार्क्स मिल जाते हैं, तो आई होप तुमको ही मिल जाएंगे, है ना। बाकी अब भगवान तो है नहीं, हम किसी के मन में नहीं बैठे हैं वो क्या सोच के मार्क्स काट लेगा। कभी कभी तो मूडी टीचर होते हैं, है ना। अब जैसे मेरे 95 आ गए, बहुत सारे लोग लगता है अरे तुम IIT तक प्रिपरेशन करते थे, तुम्हारे 95 कैसे आ गए, तुमने तो साल भर थ्योरी पढ़ा ही नहीं। अरे यार क्या IIT JEE, अच्छा एक बात बताओ, JEE नीट कुछ डिफरेंट होता है, ये बताओ, यही तो JEE नीट है। क्वेश्चंस को लॉजिकली करना इज द JEE नीट और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई डिफरेंस थोड़ी ना है। सेम सिलेबस होता है, सब कुछ सेम रहता है, बट डिफरेंस क्या रहता है कि इतना डिफरेंस रहता है जितने आपने 10th क्लास में न्यूमेरिकल्स नहीं करे होंगे उतने आपने मेरे साथ 2 वीक में न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। यू एग्री और नॉट एग्री? जितने आपने साइंस में पूरे 10th क्लास में न्यूमेरिकल्स नहीं करे होंगे उतने आपने हमारे साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री में अभी तक कर लिए हैं, टेस्ट भी मिला करके। एंड आई नो दिस। क्योंकि यही होता है कॉम्पिटिटिव स्टाइल। कॉम्पिटिटिव स्टाइल दे वांट यू टू बी लॉजिकल। अभी हमारी एजुकेशन पॉलिसी क्यों चेंज हुई है? इसी एक रट्टाफिकेशन से नंबर आ रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? डिफाइन 1 एम्पियर, व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट, है ना। ये सब इससे नहीं आता भाई, इससे क्या निकलेगा? हाँ क्यों, इससे क्या होगा लाइफ में? व्हाट डू यू मीन बाय दिस, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अबे साइंस है, हिस्ट्री नहीं है, पॉलिटिकल साइंस नहीं है ना, इकोनॉमिक्स नहीं है। इकोनॉमिक्स में भी मैथ होता है आगे हायर लेवल पे। तो ऑलवेज कीप वन थिंग इन योर माइंड कि अगर लाइफ में आप एडुकेशन से कुछ करना चाहते हो तो आप तो ही कर पाओगे अगर आपने कॉम्पिटिटिव स्टाइल में कुछ सीखा है। नहीं तो 10th 12th पास तो पूरी दुनिया घूम रही है, नॉर्मली सब घूम रहे हैं, ठीक है। हाँ अब क्लर्क व्लर्क बनना है, नॉर्मल जॉब करनी है 15-20 हज़ार की तो बात अलग है, तो नॉर्मल पढ़ लो, नॉर्मल जॉब लग जाएगी। अब तुमको हाई फाई पैसे कमाने हैं, कुछ अच्छा करना है लाइफ में, ठीक है, अच्छे कॉलेज में जाना है, ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा कॉम्पिटिटिव स्टाइल के लिए तैयार होना पड़ेगा। अरे भाई मैं तो इंजीनियर ही हूँ, मैं इंजीनियर बनना क्यों नहीं? लाइफ में ज़रूरी थोड़ी ना होता है कि आपने जो पढ़ाई किया वही बनो, ठीक है। यही देखो, इसी को बोलते हैं फ्रीडम। सी आई एम एन इंजीनियर बट आई एम नॉट एन इंजीनियर टुडे। मेरे पास फ्रीडम थी ना, क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ाई करी थी इसलिए पढ़ा पा रहा हूँ ना आज, है ना। 3 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ नहीं पढ़ाता, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब अपन और सवाल लेते हैं। अब आप जल्दी जल्दी करना, ठीक है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं है, स्मार्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एसिटिलीन एंड बेंजीन बोथ हैव मॉलिक्यूलर एम्पायरिकल फॉर्मूला CH। तो एम्पायरिकल फॉर्मूला हमें दिया है CH, कितना दिया है? CH, ठीक।
अब इसमें पूछा गया कि एक दो कंपाउंड है, एक का नाम है एसिटिलीन, एसिटाइलिन, और एक है बेंजीन। अच्छा, क्या मैं इससे एक सवाल पूछूं, क्या कभी एम्पायरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बराबर हो सकता है? बोलो, क्या कभी एम्पायरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बराबर हो सकता है? यस और नो? यस और नो? क्या एम्पायरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बराबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। HCl, H2SO4, इनका जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो वो एम्पायरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होता है। व्हेन नथिंग इज कॉमन इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जब किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो आप क्या कॉमन लोगे? कुछ भी कॉमन नहीं लोगे। तो कॉमन नहीं लिया मतलब कि कॉमन क्या है? वन। तो जिस फार्मूले में, जिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में वन कॉमन होता है वहाँ एम्पायरिकल फॉर्मूला भी सेम होता है। जैसे एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे HCl, CO2, ठीक है, H2SO4, HNO3, NaCl, ठीक है, H3PO4, ठीक है, ये सब क्या है? इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन है ही नहीं। जब कॉमन नहीं है तो यही इसका एम्पायरिकल फार्मूला है, यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। सो याद रखें ऑलवेज कि एम्पायरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो सकता है। बहुत रेयर केसेस होते हैं जहां सेम नहीं होता, ठीक है, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आप ये मत सोच लेना, नहीं कहीं ट्रू और फॉल्स कोई पूछे आप गधा जैसे बोल दो, नहीं 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 नहीं, एम्पायरिकल फार्मूला छोटा होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बड़ा होता है। अब एक कॉमन नहीं आएगा तो सेम हो जाएगा ना, ठीक है। चलो, तो एम्पायरिकल फार्मूला पता है, तो एम्पायरिकल फार्मूला का मास कितना हो जाएगा? EF मास कितना हो जाएगा? 12 और 1 13, 13 ग्राम हो गया। अब देखो, एसिटिलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला में, मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास दिया है हमको कितना? एसिटिलीन का दिया है 26, और बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास दिया है हमें 78। इसका मतलब इसके लिए, किसके लिए? एसिटिलीन के लिए n का वैल्यू कितना आ जाएगा? n कितना आ जाएगा? 26 डिवाइड बाई 13, दैट इज 2। इसके लिए n का वैल्यू कितना आ जाएगा? एक ही तीर से दो क्वेश्चन कर रहे हैं लोग। 78 डिवाइड बाई 13, मतलब क्वेश्चन एक ही है, उसमें दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे n का वैल्यू कितना आ गया? 6। तो अब मुझे बताओ, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा? n टाइम्स एम्पायरिकल फार्मूला। तो n टाइम्स n कितना आया अपना? 6, और एम्पायरिकल फार्मूला कितना है? CH, देखो हो गया, C6H6 आ गया। बेंजीन का आ गया, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। ये अब इसकी बात करते हैं। यहां पर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स CH, तो जाएगा C2H2। तो एसिटिलीन का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया और बेंजीन का भी आ गया। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया हो तो आप निकाल सकते हो। सिंपली आपको एम्पायरिकल फार्मूला गिवन है, वहां से आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हो। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास पता है, उससे आप n निकाल लोगे, n का मल्टीप्लाई कर दोगे। और अगर उल्टा दिया है, मॉलिक्यूलर दिया है और एम्पायरिकल पूछेगा, तो सर कॉमन निकाल लेंगे, तो सर कॉमन पार्ट निकाल लेंगे। 2 कॉमन निकाला, बन गया। 6 कॉमन निकाला, बन गया, खत्म। तो आप आगे पीछे जा सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन फिर से यार, जल्दी जल्दी करो, चलो। हाँ, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इतना इतना परसेंट है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड इतना है, तो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये आपका होमवर्क है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। कैसा है? सेम क्वेश्चन। डू लाइक प्रीवियस क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1,2 जो हमने कराया उसी की तरह। ये आपका होमवर्क है, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। डू, ये कैसा है चलो बता दे। डू लाइक कैसा है? एनसीईआरटी जैसा क्वेश्चन। डू लाइक एनसीईआरटी
एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया उसके जैसा ही बेटा। होमवर्क में कर लोगे, कर लोगे, पढ़ लिया क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड गिव मी थंब इंप्रेशन कि सर हम कर लेंगे, जल्दी बताओ, कर लोगे, कर लोगे? क्या क्वेश्चन ये ऐसे ही जैसा है ना जैसे हमने पीछे कर रखा है? रीड कर लिया तुमने, रीड कर लिया, कर लोगे? जल्दी बोलो, अरे हाँ ना बोलो भाई, कर लोगे ना? ऐसा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन जो था ना इसके जैसा है, एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज, इसके जैसा है बेटा, इसके जैसा है एज इट इज। देख लो यहां पर ही मोलर मास दिया था, कार्बन सब कुछ सेम है, आपकी प्रैक्टिस के लिए, सो दैट यू कैन अप्लाई योर ब्रेन। ठीक है, ये भी होमवर्क में है, इसके आंसर्स भी लिखे हुए हैं यहां, ये देखो ये आपके आंसर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये भी आपके होमवर्क में है। ठीक है, आंसर्स दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 3 क्वेश्चन आप कर लेना, 6 क्वेश्चन कहीं नहीं कराए जाते एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे, 1-2 करा के लोग आगे निकल जाते हैं। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं बहुत ही शानदार चीज, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्री। क्या बोलते हैं इसको? स्टोइकियोमेट्री, 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 व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, स्टोइकियोमेट्री, राइट? ये होती क्या है बला? तो ये बला कहाँ लगती है? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में। अब आई होप आपको बैलेंस करना तो आता ही है, और जनरली क्वेश्चन में आपको बैलेंस की हुई इक्वेशन ही दी रहेगी। तो अप्लाइड क्या आती है? अप्लाइड इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये समझ लो, ये ऐसे मान लो, इसको हम बोल सकते हैं, है ना? ठीक है, ये ऐसे समझ लो, क्या बोलते हैं इसको हम? हार्ट एंड सोल है ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। अगर ये किसी को समझ नहीं आया तो उसकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, एंड इट्स सिलीएस्ट कॉन्सेप्ट, इट्स वन ऑफ द ईजीएस्ट कॉन्सेप्ट टू लर्न। ठीक, ये मैंने पहले ही आपको बोल दिया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब मैं समझाता हूँ कैसे। याद रखना, ये जो स्टोइकोमेट्री है, ठीक है, ये किस पर काम करती है? ये काम करती है ऑन द बेसिस ऑफ, ये सारे लोग ये लाइन चैट बॉक्स में लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ मोल्स ओनली, ऑन द बेसिस ऑफ मोल्स ओनली। तो केमिस्ट्री में हर चीज, आपको कुछ भी करना हो ना, सबसे पहले पूरा का पूरा क्वेश्चन मोल्स में कन्वर्ट कर लो। हर चीज देखो, अभी तक जो भी कर रहे हैं फाइनली मोल्स ही तो डिसाइड करते हैं सब कुछ, क्योंकि सब में सबकी एक यूनिट 1 मोल के बराबर होती है। ठीक है, सब में कॉमन चीज क्या होती है? मोल्स। मेरा 1 मोल, तुम्हारा 1 मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम, वेट डिफरेंट हो सकता है। मेरे 1 मोल में मैं 72 kg का हूं, तुम 1 मोल में हो तो तुम 50 kg के होगे, बट मोल में हमारी यूनिट बराबर है दोनों की। ठीक है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, एग्जांपल से समझाता हूं, समझना। मेरे पास मान लो एक बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है, तो यहां पर जो कोफिशिएंट्स होते हैं ये 1 है, ठीक है, यहां पर कोफिशिएंट कितना है? 1 है, यहां पर कोफिशिएंट कितना है? 3 है, ये कितना है? 4। ठीक है, तो पहली चीज तो यहां नोट कर लो, कोफिशिएंट
कोफिशिएंट ऑफ ईच स्पीसी कोफिशिएंट ऑफ ईच स्पीसी इन balanced equation called as stoichiometric। अरे यार, called as stoichiometric। मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ ना बेटा। called as stoichiometric कोफिशिएंट। जो हर एक के कोफिशिएंट होते हैं उनको ही हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। जो यहाँ पे मल्टीपल्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है पहले देखो। इसका ये मतलब होता है मीनिंग। इसका मीनिंग क्या है? इससे हम क्या ड्रॉ करते हैं? मीनिंग कहो या कहो हम कंक्लूजन क्या हमें मिलता है? कंक्लूजन हम क्या ड्रॉ करते हैं? कंक्लूजन ये है कि ये जो स्पीसी है इसका अगर हम 1 मोल लेंगे, इसका हम 1 मोल रिएक्ट कराएंगे इस स्पीसी का, तो इस स्पीसी का ही बेसिस पर हम इसका बता पाएंगे। ये अगर हमें नोन है, ये हमें क्या है? नोन है अगर, तो हम बाकियों को बता सकते हैं कि बाकी का क्या सीन चल रहा है। ये हमें बता देगा। अगर हमें ये पता है कि इसका 1 मोल खर्च हुआ है तो इसके 3 मोल खर्च होंगे, 3 मोल रिएक्ट। ठीक, और इसी के हिसाब से हमें यहां भी पता चल जाएगा कि इसका 1 खर्च होगा तो इसके 2 मोल खर्च होंगे। 2 मोल, सॉरी खर्च नहीं, 2 मोल फॉर्म होंगे, प्रोडक्ट फॉर्म होता है। कितने लोगों को ये चमका कि आपको एक इंफॉर्मेशन से बाकी सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएंगी। ये इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। अब इसका ये मतलब नहीं है नेवर डू दिस, नेवर डू दिस नहीं। लोग क्या है इसका मतलब ये निकाल लेते हैं कि इसका अगर एक 1 ग्राम रिएक्ट होगा तो इसका 3 ग्राम रिएक्ट होगा, तो इसका 2 ग्राम फॉर्म होगा। अगर ये कोई करता है तो वो बहुत ही लो लेवल, लो स्टैंडर्ड का आदमी है। ये गलत है, ये क्या है? रॉन्ग है। क्योंकि केमिस्ट्री में हर चीज हम मोल में रिलेशन निकालते हैं। ये जो कोफिशिएंट का रिलेशन है ना, ये मोल्स के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? मोल्स के लिए। और मोल्स और ग्राम्स का रिलेशन एक जैसा नहीं होता। देखो, नाइट्रोजन का 1 मोल नाइट्रोजन गैस का 28 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का 32 ग्राम होता है। तो क्या बराबर होता है क्या? नहीं। तो हम ये तो नहीं बोल सकते इसका मतलब कि इसका 1 ग्राम खर्च होगा तो इसके 3 ग्राम खर्च होंगे तो इसके 2 ग्राम बनेगी। ये एकदम घटिया और गधा वाली बात हो गई। स्मार्ट वाली बात क्या है कि इसके कोफिशिएंट हम देखकर हम अंदाजा लगा लेंगे कि जब ये 1 मोल खर्च होगा तब ये 3 मोल खर्च होगा, तब ये 2 मोल प्रोडक्ट का बनेगा। बोलो कितने लोगों को चमका? बोलो कितने लोगों को चमका? बोलो कितने लोगों को चमका? ठीक है, ठीक है। अब सुनो, ये बात समझ में आ गई? अब सर, हमें आपने एक और चीज पढ़ाई थी
एवोगैड्रो का लॉ। उन्होंने क्या बोला था, इक्वल मोल्स कंटेन्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस। अच्छा, तो ये रिलेशनशिप वॉल्यूम के लिए वैलिड है? हाँ, वॉल्यूम के लिए वैलिड है। तो यहां लिखोगे ऑल्सो वैलिड फॉर वॉल्यूम। उससे हमें क्या पता चलेगा कि अगर इसका V वॉल्यूम V ml खर्च हुआ है तो इसका 3V ml खर्च होगा और इसका 2V ml बनेगा। मतलब इसका अगर 1 ml खर्च हुआ तो इसका 3 ml खर्च होगा, इसका 2 ml खर्च होगा। वॉल्यूम के लिए रिलेशन वैलिड है। क्यों? क्योंकि हमें बताया गया है कि जितने मोल्स होते हैं उसी के हिसाब से वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम और मोल्स डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसलिए जो रिलेशन मोल्स के लिए वैलिड होता है वही रिलेशन वॉल्यूम के लिए वैलिड होता है। हमने पढ़ा है कि 1 मोल का 22.4 लीटर होता है सबके लिए। जो चीज़ सबके लिए कॉमन होती है उसके लिए वैलिड है। तो मोल्स सबके लिए कॉमन होता है, सबका 1 मोल का मीनिंग सेम होता है, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ऐसी वॉल्यूम, क्योंकि अगर मोल्स सेम है तो वॉल्यूम भी सेम होगा, तो इसलिए वॉल्यूम के साथ भी रिलेशन ये लग जाएगा। तो कितने लोगों को चमका कि रिलेशन मोल्स और वॉल्यूम में लगता है, बट मोस्टली हम मोल्स ही निकाल लेते हैं, उसके हिसाब से वॉल्यूम तो लास्ट में निकाल ही लेंगे। ठीक है, चलो अब फाइनली ये बुक्स वगैरह में ये क्वेश्चन लिखी रहती है। बुक्स में क्या लिखी रहती है? ये क्वेश्चन लिखी रहती है। अब ये कहाँ से आई समझते हैं, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। इस इक्वेशन का कंक्लूजन बताओ क्या है मुझे। अभी देखना, इसको ध्यान से अभी निकाल दो। मान लो ये है अपने पास ए प्लस बी गोज टू सी प्लस डी। ये मान लिया बैलेंस इक्वेशन है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर इसके ए मोल खर्च होंगे, ए मोल ऑफ ए के खर्च होंगे, इसके कितने मोल खर्च होंगे? ए मोल। कितने खर्च हुए इसके बेटा? ए मोल। अगर इसके खर्च हुए तो अगर इसके ए होते हैं तो इसके कितने होंगे बेटा? बी मोल। तो इसके कितने बनेंगे? सी मोल। तो इसके कितने बनेंगे? डी मोल। ये मतलब होता है अगर एक का पता है, इसका पता है, तो बाकी सबका आप लिख सकते हो। ये रेशियो है। अब मुझे ये बताना, अगर मैं सब में उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड मार दूं, सब में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड मार दूं, तो अगर मैं इसमें हमें ए से डिवाइड मार दूं, ठीक है, समझ में आ रहा है? ए से, इसमें मैं डिवाइड मार दूं बी से, इसमें मैं डिवाइड मार दूं सी से, इसमें मार दूं मैं डिवाइड डी से। ठीक, तो सुनो ध्यान से, फिर से सुनो ध्यान से। तो ये इनका रिलेशन है कि जब ये ए खर्च होता है तभी बी खर्च होता है, जब ये बी खर्च तो सी और ये डी बनता है। ये अपना स्टोइकोमेट्री से पता चल जाता है। तो अब हम, जरूरी नहीं कि हमें क्वेश्चन में उतना ही दिया होगा कि ए है तो यहाँ ए ही दिया होगा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में हम कैसे रिलेट कर पाएंगे? क्वेश्चन में हमें कुछ भी वैल्यू दी हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे कि इसके जितने मोल्स खर्च हुए हैं, मोल्स ऑफ ए, उसमें उसके कोफिशिएंट से डिवाइड मार देंगे। वही चीज यहां से निकल के आएगी। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो और समझ में आ जाएगी। मोल्स ऑफ बी जितने खर्च होंगे उसमें मैं बी से डिवाइड मार दूंगा। ये हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं क्योंकि इनको हम इक्वेट कर पाएं। अभी हमने इक्वल टू नहीं लिखा है ना, इक्वल टू कब लिखेंगे? जब इसको इससे डिवाइड मार देंगे तो जो रेट इसकी आएगी वही इसकी आएगी। तो यहां पर क्या करेंगे, मोल्स ऑफ सी जितने बनेंगे उसमें हम सी मतलब कैपिटल सी, उसमें स्मॉल सी से, मोल्स ऑफ डी जितना बनेगा, ऐसे करके बुक्स में लिखा रहता है। तो आप बस 4 इक्वेशन आ गई, एक की इंफॉर्मेशन पता हो, किसी की भी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। सिंपल है, मोल्स डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक, ये एक इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन की हेल्प से आप कुछ भी निकाल सकते हो, इस इक्वेशन की हेल्प से आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक,
प्रैक्टिस से आ जाएगी, याद नहीं रखना, टेंशन मत लो, ठीक है। देखो प्रैक्टिस से कैसे आएगी, सुनो ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ मैं, जैसे मान लो वही क्वेश्चन लेता हूँ मैं, N2 + 3H2, ठीक है। चलो बताओ, अगर मान लो इसका मुझे दिया है, इसके मुझे दिए हैं 2 मोल्स, तो इसके कितने रिक्वायर्ड होंगे, इसके कितने रिक्वायर्ड होंगे, ठीक। सुनना ध्यान से, इसके मुझे गिवन है 5 मोल्स, ये टेबल आप फिल कर लोगे तो आपको समझ में आ गया, समझ जाओ। इसके कितने होंगे, और इसके अगर इसके अपन को दिए हैं 6 मोल्स तो कितने होंगे, जल्दी बताओ, फिल करो। ये अपन को गिवन है, तो आपको लगाना है सब्जी मार्केट वाला रूल। कौन सा रूल लगाना है बेटा, सब्जी मार्केट वाला। देखो ध्यान से, व्हाट यू नो, कि जब ये एक था, सुनो आपका बेसिक लॉ क्या है, ध्यान से देखो। बेसिक आपको पता है N2 + 3H2 goes to 2NH3। सुनना समझना सारे लोग, ओरल कराऊंगा। ये जब एक है तब ये 3 है, तब ये 2 है, ये रिलेशन है। जब ये एक होता है तब ये 3 होता है, बस ओरल। जब ये एक होता है तब ये 3 होता है, जब ये एक होता है तब ये 3 होता है, जब ये 2 होगा तो ये 6 होगा, खत्म। एक होता है तो 3 बनता है, 1 से 3 बनता है तो 2 से कितना बनेगा, 6। 1 से 2 बनता है तो 2 से कितना बनेगा, 4, खत्म। कितने लोगों को ये ओरली समझ में आया, जरा चैट बॉक्स में बताओ। कितने लोगों को ओरली समझ में आया, चैट बॉक्स में बताओ। ये तो है ओरल करने का तरीका। कितने लोगों को चमका, ये चमका, चमका कि नहीं चमका, चमका। बस ये स्टोइकोमेट्री के रेशियो से आप एक बेस लाइन ड्रॉ कर लो कि कितने से कितना बनता है, इतने से इतना बनता है, गिवन कितना है, वो इतना गिवन है तो इतने से कितना बनेगा, सिंपल। देखो ध्यान से, अब मैं इसको फॉर्मूले से करूं। फॉर्मूला से कैसे करेंगे आप, क्या सिखाया था, 2 मोल्स गिवन है, डिवाइड बाई 1 इक्वल टू, इसके मोल्स पता नहीं, मोल्स ऑफ H2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू, इसके मोल्स पता नहीं, डिवाइड बाई 2। कैलकुलेट कर लो, सॉल्व करो। ये हटा ही देता हूं, रुक जाओ, बाद में कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मूले से कैसे होगा, ऐसे होगा, यही तो सिखाया फॉर्मूला। चलो तो इसको सॉल्व किया तो मोल्स ऑफ H2 कितना आ गया, 6, ठीक है। इसको और इसको सॉल्व कर दिया, समझ में आ रहा है क्या किया, तुम्हारे लिए डिटेल में ही लिखना पड़ेगा क्या। इसको सॉल्व किया तो मोल्स ऑफ H2 कितना आ गया, 6, ठीक। इसको सॉल्व किया तो मोल्स ऑफ NH3 कितना आ गया, बताओ। आपको दोनों मेथड मैंने सिखा दिए, आप फॉर्मूला डाल के भी कर सकते थे और आप विदाउट फॉर्मूला से चुटकियों में भी कर सकते हो। कौन सा ज्यादा पसंद आया, फॉर्मूला ज्यादा पसंद आया, फॉर्मूला ज्यादा पसंद आया, फॉर्मूला ज्यादा पसंद आया कि हमें ओरल मेथड पसंद आया, कौन सा पसंद आया, जल्दी बोलो। विच वन यू लाइक्ड मोर, फॉर्मूला की ओरल, फॉर्मूला ज्यादा पसंद आया कि ओरल मेथड ज्यादा पसंद आया, जल्दी बताओ। फॉर्मूला ज्यादा पसंद आया कि ओरल मेथड पसंद आया, जल्दी बोलो। फॉर्मूला ज्यादा पसंद आया कि ओरल पसंद आया। चलो एक और बताते हैं ना, ये निकालना है, ये 5 दिया था और ये निकालना था, ठीक। बताओ, ओरल मेथड पसंद आया। चलो अब बताओ, ये 5 है तो कितना होगा। तो अब अपन को ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है। अब देखो यहां सुन लो ध्यान से, ये 3 से कितना बनता है, 1, तो ये 1 से कितना बनेगा, 1/3,
तो ये 5 से कितना बनेगा 1/3 इंटू 5, 1/3 इंटू 5। ये 3 से 2 बनता है, तो ये 1 से कितना बनेगा, ये 1 से कितना बनेगा 2/3। तो ये 5 से कितना बनेगा 5 इंटू 2/3। तो आंसर कितना आ गया 10/3 इधर और 5/3 इधर। ठीक है, ये तो हो गया ओरल मेथड। ये तो हो गया ओरल मेथड कि 3 से 1 बनता है, तो 1 से कितना बनेगा 1/3, तो 5 से कितना बनेगा 5 इंटू 1/3। 3 से 2 बनता है, तो 1 से 2/3 डिवाइड मार देता ना 1 का निकालने के लिए, तो 5 से कितना बनेगा 5 इंटू 2/3। अब फॉर्मूले से करते हैं, इधर आ जाओ, फॉर्मूले से करते हैं। तो फॉर्मूले से करेंगे, क्या होगा, फॉर्मूला क्या बोलेगा, फॉर्मूला क्या बोलेगा, फॉर्मूले से करते हैं। व्हाट इज माय फॉर्मूला विल से, फॉर्मूला क्या बोलेगा, मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू मोल्स ऑफ दिस 5 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू मोल्स ऑफ NH3 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो। इसको सॉल्व किया तो मोल्स ऑफ NH3 कितना आ गया, मोल्स ऑफ N2 कितना आ गया, सॉरी 5/3। इसको सॉल्व करा तो कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ NH3 कितना आ गया 5 2 = 10/3। बोलो सेम आंसर आया कि नहीं आया, बोलो सेम आंसर आया कि नहीं आया, बोलो सेम आंसर आया कि नहीं आया, बोलो। अगर आपका 7th 8th का मैथ्स अच्छा है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर आपका 7th 8th क्लास का मैथ्स अच्छा है तो ठीक है। अगर आपका 7th 8th क्लास का मैथ्स अच्छा है तो आपको मैं हमेशा 2 मेथड सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। ओरल मेथड भी सिखाऊंगा, ये भी सिखाऊंगा, ठीक। चलो अब आते हैं सवालों पर, जल्दी जल्दी सवाल करेंगे। समझ गए आप लोग, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ। 3 मोल्स ऑफ KClO3, चलो हम रिएक्शन लिख देते हैं आपके लिए। KClO3 एग्जाम में रिएक्शन मिलेगी आपको, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं। KCl और यहाँ पर अपन ले लेते हैं 2 बैलेंस कर लेते हैं 3O2। चलो ये रिएक्शन है, गिवन क्या है सुनो, 3 मोल्स, इसके अपन को 3 मोल्स गिवन है, ये निकालना है, ये निकालना है। जल्दी बताओ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KCl एंड O इज प्रोड्यूस्ड। O मतलब यहाँ O2 मान लो, ठीक। जरा बताओ। तो देखो ओरल, देखो ओरल, इधर करते हैं अपन ओरल, इधर करेंगे फॉर्मूले से। फॉर्मूला से क्या करेंगे, 3/2 इक्वल टू मोल्स ऑफ KCl पता नहीं है, निकाल लेंगे, बाई 2 इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाई 3। ये फंडा है, हाँ सर। तो ये इसको सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, मोल्स ऑफ KCl कितना आ जाएगा 3। इसको सॉल्व किया, फिर इसको सॉल्व किया तो कितना जाएगा, मोल्स ऑफ O2 कितना जाएगा, 3 3 = 9/2, 9/2। बस इसको सॉल्व कर लिया, 3 3 = 9/2, 2 से 2 कैंसिल तो 3। चमका, जल्दी बोलो। हाँ अब इसका ओरल करते हैं, ओरल मेथड, ओरल मेथड से करते हैं। तो अपने पास क्या था, 2 टाइम्स KClO3 से 2 KCl + 3O2, ठीक। सुनो ध्यान से, यहां हमें क्या पता है कि अगर इसका 2 होगा तो इसका 2 बनेगा, इसका 3 बनेगा, ठीक। हमें गिवन क्या है KClO3, तो इसका 1 होगा तो इसका 1 बनेगा, इसका 3/2 बनेगा। ये हमने निकाल लिया अपनी बेसिक नॉलेज से। 2 से 2 बनता है, इस 2 से 3 बनता है, ये रिलेशन है। तो 1 से कितना बनेगा, ये 2 से 2 है तो 1 से 1, ये 2 से 3 है तो 1 से 3/2, 2 का डिवाइड मार लिया। अब सोचो हमें कितना गिवन है, 3 मोल्स। तो अगर ये 3 मोल होगा
तो ये भी 3 मोल बनेगा और ये 3 इंटू 3/2 मोल बनेगा, ये 9/2, ये 3 मोल। ये है एकदम देहाती मैथ्स, दिस इज हाउ वी हैव टू स्टडी। फील आ रहा है? और ये अपना फॉर्मूला वाला है। ये आप बोलते ना कि स्कूल में कैसे करना है, करो स्कूल में ऐसे यार। क्या मैं सिखाता नहीं हूँ क्या स्कूल वाला भी इजी सिखाता हूँ, बट हमको तो आगे निकलना है ना रेस में, तो हम इतना टाइम नहीं देंगे इसमें, ठीक है? आपको दोनों मेथड समझ में आ रहे हैं? बहुत कम लोग बोलते हैं, ठीक है? चलो एक और काम करो, चलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो मीथेन का कंबशन करना आना चाहिए बेटा, है ना? कंबशन करोगे तो ऐसे करके मीथेन जलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस वाटर बनता है, शायद आपको ये तो पता होगा। बैलेंस किया तो ये 2 इधर आ गया, ठीक है? 2 इधर आ गया तो इधर भी 2 हो गया, 4 ऑक्सीजन बैलेंस्ड, ठीक है? अब हमको क्या गिवन है? हमको गिवन है 16 ग्राम। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मोल्स में कन्वर्ट करो, इसको मोल में कन्वर्ट करो। तो मोल में कन्वर्ट करने पर कितना मिलेगा? 16। इसका मोलर मास कितना होता है? CH4 का मोलर मास कितना होगा बोलो? मीथेन का मोलर मास कितना होगा? 16 ग्राम। कितना होता है? 16 ग्राम। मीथेन क्या होता है? CH4। तो 16 डिवाइड बाई 16 कितना आ गया? 1 मोल। अब बोलो, ठीक है? 1 मोल इसका आ गया, ठीक? इसका 1 मोल पता चल गया, खत्म। अब ये अगर 1 मोल है तो ये 2 मोल बनेगा और ये कितना बनेगा? 1 बनेगा, ये बनेगा 2। ओरल क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन में लकीली 1 मोल ही दिया है। तो ये 1 से 2 बनेगा और ये 1 से 1 बनेगा, ये 1 से 2 बनेगा। हमको क्वेश्चन में पूछा है अमाउंट ऑफ वाटर गैस प्रोड्यूस्ड, तो वाटर कितना बना? 2 मोल, 2 मोल H2O गैस बना, बस। अब 2 मोल H2O गैस बना तो 2 इंटू 18 36 ग्राम H2O बना, खत्म। ऐसे सवालों को आपको ओरली करना है, ठीक है? ऐसे आपको ओरली करना है। समझ में आया सबको? जल्दी से बोलो। 36 ग्राम पानी बना, सबको समझ में आया? जल्दी बताओ। 36 ग्राम पानी बना, सबको समझ में आया? 1 से 2 ये रेशियो में पता चल गया। क्वेश्चन में भी हमें 1 मोल दिया है, क्या दिया है? 1 मोल ही दिया है। तो 1 से ये 2 खर्च होगा और ये 1 से 2 बनेगा। यहां से ये 1 है। पकड़ में आया कि नहीं आया बोलो? सबको फील आ रहा है? सब्जी मार्केट की तरह फील करना है बेटा, सब्जी मार्केट की तरह। चलो एक और सवाल। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2? अच्छा, तो मीथेन का ये भी लिखा है CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2 पानी। अब हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है ये 22 ग्राम। इसको हमने मोल्स में कन्वर्ट कर लिया, तो 22 डिवाइडेड बाई 44, मतलब कि हमें प्रेजेंट में पता है हाफ मोल। कितना? हाफ मोल। हाफ मोल इसका गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है। तो अब बताओ मुझे, आप क्या जानते हो? इसका जब 1 मोल होता है तो इसके 1 होता है, तो इसके 2 होते हैं, तो इसका भी 1 होता है और इसका 2 होता है। तो इसके 1 से 1 बनेगा, ठीक है? इसके 1 से 1 मोल CO2 जब बनेगा तो 1 मोल CH4 चाहिए होगा। कितना चाहिए होगा? 1 मोल CH4 चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? यही तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है लेमन लैंग्वेज में। तो जब इसका हाफ मोल गिवन है तो इसका भी तो हाफ मोल चाहिए होगा ना, ठीक है? बस यही तो आंसर है, यही आंसर है। यही तो पूछा था, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन। ओरली डिसाइड करो बेटा, ओरली डिसाइड करो। इसके 1 के लिए 1 चाहिए होता है, तो हाफ के लिए हाफ चाहिए, खत्म। ऐसे नुन्नू मुन्नू चुन्नू मुन्नू सवाल है।
अब फॉर्मूले से करना चाह रहे हो तो फॉर्मूले से कर लो यार, हाफ डिवाइडेड बाई 1, मोल्स डिवाइडेड बाई 1, तो इसके मोल्स इक्वल टू हाफ आ जाएंगे। फॉर्मूले से कर लेना, फॉर्मूले से कर लेना यार, फॉर्मूले से कर लेना। लो फॉर्मूले से क्या होगा, मोल्स ऑफ CH4 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू हाफ CO2 के मोल्स डिवाइडेड बाई 1, तो आ गया मोल्स ऑफ CH4। एक ही बात है, फॉर्मूले से कर लो यार। चलो हाँ, अभी आप अपना चार्ट याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, इस चार्ट को याद रखेंगे कि क्वेश्चन में कैसे कैसे क्या क्या कैलकुलेट करना है। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हमें अगर मास गिवन होता है, अगर मास गिवन है, इफ मास गिवन है, ये हमें अगर गिवन है तो स्टेप वन हमेशा क्या करना है, कन्वर्ट इन मोल्स, कन्वर्ट इन मोल्स। कोई भी क्वेश्चन में किसी का भी दिया उसको आप मोल में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करते हो, मास अपॉन मोलर मास से, मोल्स आ गए, ठीक, समझ में आया। अब उस मोल से आप स्टोइकोमेट्री का रिलेशन लगाओ, स्टोइकोमेट्री रिलेशन लगाओ कि कितने से कितना बनेगा। जो अपन ने रिलेशन सीखा है, अगर इतना है तो इतने से कितना बनेगा, मतलब कि क्या, हिंदी में अगर बोलें इतना से कितना बनेगा या फिर रिक्वायर्ड होगा, ये स्टोइकोमेट्री आपको बताती है। उससे आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब फिर और आगे अगर आपको मास में कन्वर्ट करना है या आपको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो मास में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से याद, और वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे करके आप कोई भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो, ऐसे करके आप कोई भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो, ठीक, समझ में आया। जैसे कि ये क्वेश्चन अपन लेते हैं, देखो इसी फंडे पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्या है, KClO3 का है, तो KClO3 को अपन ने हीट कर लिया, KClO3 को हीट करेंगे, 2 KCl ये बनता है। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले क्या है, आपको गिवन क्या है, 367.5 ग्राम KClO3 गिवन है। इसको सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप 1 सीख लो कैसे लगाते हैं, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये। मोल्स में कन्वर्ट करो तो 367.5, इसका मोलर मास कितना होता है, 122.5 ग्राम होता है। तो 122.5 ग्राम से हमने डिवाइड मार दिया, तो हमारे पास आ गए 3 मोल आ गए, 3 मोल आ गए। अब यहाँ गए, यहाँ देखो, यहाँ हमें क्या पता होता है, फॉर्मूले से करें कि ओरल करें, फॉर्मूले से कर लेते हैं। यहाँ हमें क्या पता होता है कि मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू मोल्स ऑफ KCl, अगर हम फॉर्मूले से करें, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारी इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन में फिट कर दो इसको, 3 मोल दिया है ना, किसका, KClO3 का, तो 3/2 इक्वल टू मोल्स ऑफ KCl। हमसे सिर्फ O2 पूछा है, हमसे सिर्फ O2 पूछा है, तो हमसे सिर्फ O2 पूछा है तो हम O2 को ही लिखेंगे। किसको लिखेंगे, O2 को। O2 पूछा है, हम KCl पूछा ही नहीं है। इसको सॉल्व कर दिया तो क्या आ गया, मोल्स ऑफ O2 कितना आ गया, 9/2। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये स्टेप 1 था, ये हमारा स्टेप 2 था कि हमने रिलेशनशिप लगाई, यहां तक आ गए। अब हम करेंगे स्टेप 3 में, मोल्स निकाल लिया हमने। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम के लिए हम क्या करते हैं, 22.4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 9/2 इंटू 22.4 लीटर ऑक्सीजन का वॉल्यूम।
तो हमसे पूछा था, अच्छा ग्राम भी पूछा है, और मास अगर पूछा है, मास भी पूछा है, मास कैसे निकाल लेंगे? तो मास के लिए 9/2 इंटू 32 मोलर मास का डिवाइड मार देंगे। तो ऐसे करके 144 ग्राम मास आ गया। और वॉल्यूम की बात करें तो 100.8 लीटर। सारे आंसर आ गए। ठीक है, फील आया? ठीक है। अबे शायद 44 केम, पता नहीं तुमको 44 मोलर मास है, कितने दिन से क्लास कर रहे हो, बच्चे नहीं हो। 44 मोलर मास होता है CO2 का। सर फ्रॉम वेयर 44 केम? पढ़ाई करो ढंग से, ऐसे काम नहीं चलेगा। ऑलवेज रिमेंबर 11 12th में ऐसे काम नहीं चलता कि पूछेगा भूल गया आगे का समझ में आ जाएगा, पीछे का गया तो आगे का साफ। अब मैं यहाँ ये नहीं बताऊंगा कि 32 कहाँ से आया, 32 ऑक्सीजन का मास होता है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा 22.4 कहाँ से आया है। हाँ ठीक है, यही है। देखो दीप्तेश ने देखो लिख दिया नीचे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया? हाँ बिल्कुल आना चाहिए समझ में। चलो और करते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 नीडेड टू प्रोड्यूस 5 मोल ऑफ Fe2O3? तो देखो 4 Fe है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 O2 है, 2 टाइम्स Fe2O3 बैलेंस रिएक्शन है। अब देखो ध्यान से, यहां हमें क्या पता है कि मोल्स ऑफ Fe अगर फॉर्मूले से बात करें डिवाइडेड बाई 4, मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाई 3, मोल्स ऑफ Fe2O3 डिवाइड बाई 2। ये इक्वेशन है हमारी, रिलेशन, ये हमारा रिलेशन है, ठीक है। इस रिलेशन में हमने डाल दिया हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2, 5 मोल ऑफ Fe2O3। Fe2O3 हमें गिवन है, तो हमने गिवन डाल दिया Fe2O3 में। तो मोल्स ऑफ O2 निकालना है बाई 3 इक्वल टू 5/2। तो मोल्स ऑफ O2 कितना आ जाएगा, 15/2। कितना आ जाएगा, 15/2। हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 आर नीडेड टू प्रोड्यूस इतना। खत्म, खत्म, बस सिंपल सी इक्वेशन है, उसमें पुट करके निकाल दो। ठीक है, पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ वेरी गुड, जिसने भी आंसर बोला 15/2, ठीक है खत्म। हमको सिर्फ क्या है, इसका रिलेशन लगाना था। Fe का पूछता, जैसे चलो पूछता है मोल्स ऑफ Fe कितना आ जाएगा, अगर पूछ दिया तो मोल्स ऑफ Fe कितना हो जाएगा। इसको इसके साथ सॉल्व कर लिया, इसको इसके साथ सॉल्व कर लिया, इसके साथ सॉल्व कर लिया, तो मोल्स ऑफ Fe कितना जाएगा, 4 इंटू 5/2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका 10 मोल्स। आपको ओरली चमक रहा है, 4 से 2 बन रहा है, मतलब 2 से 4, तो 5 से 10 ओरली मिल रहा है। ओरल कर सकते थे इसको, ओरल 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 कर सकते थे। देखो 4 Fe 3 O2 गोज टू 2 टाइम्स Fe2O3। रेशियो क्या है, 4:3:2। 4:3:2 का रिलेशन है बेटा, किसका रिलेशन है, 4:3:2 का। तो अगर ये 5 है तो ये कितना बनेगा, और ये कितना बनेगा, 2 से 4, तो 5 से 10, डबल का रिलेशन है, इन दोनों के बीच में डबल का रिलेशन है। इसका और इसका रिलेशन कितना है, 1.5 का रिलेशन है, 1.5 का रिलेशन है, 2 से 3 तो 5 से 7.5। क्या आप लोगों को ओरल मेथड मेरा समझ में आया, जल्दी बोलो। ये किसका है, डबल का रिलेशन है, किसका है, डबल का रिलेशन। यहां किसका रिलेशन है, 1.5 टाइम्स का रिलेशन है, तो बस इसका डबल कर दिया, इसका 1.5 कर दिया। जल्दी बोलो, आपको ओरल मेथड समझ में आया, जल्दी बोलो, ओरल मेथड समझ में आया, ओरल भी समझ में आ रहा है साइड में, ठीक है। कभी भी कंफ्यूजन हो तो ओरल मेथड से कर लेना। समझ में आया, जल्दी बोलो।
चलो ये बताओ, नाइट्रिक एसिड को प्रोडक्शन कर रहे हैं 3 NO2 प्लस H2O 2 टाइम्स HNO3 प्लस NO। ठीक, अब देखो ध्यान से, हमें निकालना क्या है, 6.3 ग्राम HNO3 बनाना है। तो हमें ये गिवन है, तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिखेंगे 6.3 ग्राम। ठीक है, अब ध्यान से देखें, इसका जो मोलर मास है 63 ग्राम होता है। कितना होता है? 63 ग्राम। तो इसका मतलब कि मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, इसका मतलब हमें गिवन है इसका 0.1 मोल गिवन है। कितना गिवन है? 0.1 मोल गिवन है, बस। ठीक है, हमसे पूछा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये रिक्वायर्ड कितना है, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक, तो हम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूले से। किससे निकालेंगे? फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या बोलता है, इसका और इसके साथ क्या रिलेशन है कि मोल्स ऑफ NO2 डिवाइड बाई 3, और इसका क्या रिलेशन है, मोल्स ऑफ HNO3 डिवाइड बाई 2। इस रिलेशन से मोल्स ऑफ NO2 डिवाइड बाई 3, इसके मोल्स तो 0.1 गिवन है बाई 2, तो मोल्स ऑफ NO2 कितना आ गया, 3 ऊपर गया तो 0.3 बाई 2, मतलब कि 0.15 मोल्स आ गए। तो मास कैसे निकालोगे? तो मास ऑफ NO2 कितना आ जाएगा, 0.15 में इसका मोलर मास। तो NO2 का मोलर मास कितना होगा बेटा? NO2 का मोलर मास कितना होगा? 16 2 32, 32 एंड 14, 46। कितना होता है? 46 ग्राम। 46 का मल्टीप्लाई कर दिया, 6.9 ग्राम। देखो 6.9 ग्राम आपका आंसर भी दिया था, आंसर। ठीक है, फील आया? अरे फील आया कि नहीं आया? और आप ओरल कर सकते थे। आप कैसे कर सकते थे? ओरल कर सकते थे। ओरल कैसे कर सकते थे? ध्यान से देखो, ओरल कैसे कर सकते थे? ये जब 2 है तो ये 3 चाहिए। ये 2 और 3 का रिलेशन है, कितना है? 1.5 टाइम्स। ठीक है, तो जब ये बेटा हमारे को कितना गिवन है? 0.1। तो जब ये 0.1 है तो ये कितना हो जाएगा सर? 0.15। इसका 1.5 टाइम्स। ओरल आंसर है 1.5 टाइम्स। ओरल हम 1.5 बोल सकते थे इसका आंसर, सॉरी 0.15। 0.15 ही हमारा आया था, उसमें मल्टीप्लाई कर दिया मोलर मास का तो आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बहुत ही 7th 8th क्लास की कैलकुलेशन है। मैं इतने क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ? सो दैट यू प्रैक्टिस सो मेनी क्वेश्चन घर पे जा करके, तो आपको फील आ जाए। चलो यहाँ बताओ, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ Fe2O3 फॉर्म्ड बाय हीटिंग 18 ग्राम FeO। इसका हमें दिया है 18 ग्राम। 18 ग्राम का मतलब क्या है कि 18 और FeO का मोलर मास कितना होता है बेटा? FeO का मोलर मास कितना होता है? आयरन का 56 होता है बेटा ना, 56 ग्राम। तो 56 प्लस 16 72 ग्राम होता है। ठीक है, चलो तो कितना हुआ? 18 डिवाइडेड बाई 72, तो 1/4 मोल। ये हमें गिवन है किसका? FeO का। अब हमारी इक्वेशन क्या है? इक्वेशन क्या है कि मोल्स ऑफ FeO डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू, हमें किसका निकालना है? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ Fe2O3। तो मोल्स ऑफ Fe2O3 डिवाइडेड बाई 2। वैसे तो आप ओरल भी इसका आंसर बोल सकते हो, कैसे भाई बताऊंगा। तो अपन को ये कितना दिया है? 1/4 डिवाइडेड बाई 4 मोल्स ऑफ Fe2O3 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 1/4 4 जा 16 8 मोल्स ऑफ Fe2O3
O3, खत्म। अब ग्राम की बात कर रहे हैं तो ये तो आ गए मोल्स। अब मास निकालना है तो कैसे निकालोगे, इसका मास कैसे निकालोगे, तो Fe2O3 का मोलर मास कितना होता है, Fe2O3 का मोलर मास कितना होता है बेटा, 112 प्लस 48 मतलब 160 ग्राम होता है। कितना होता है, 160 ग्राम। तो 160 ग्राम का मल्टीप्लाई कर देंगे 1/8 इंटू 160 ग्राम, मतलब कि 20 ग्राम। ठीक है, क्या आया, 28 ग्राम आंसर आया। अब इसको हम ओरल कर सकते थे, इसको हम ओरल कर सकते थे। ओरल ओरल कैसे करते, ध्यान से देखो, 4FeO गोज प्लस O2 गोज टू 2Fe2O3। तो इन दोनों का रिलेशन देखो, जब ये 4 है तब ये 2 है, 4 और 2 का रिलेशन है। तो जब ये हमें क्वेश्चन में 1/4 गिवन है, 4 का आधा 2, तो 1/4 का आधा 1/8, तो 1/8 आंसर हो गया। अब मास में कन्वर्ट करना था, तो मास क्या था 1/8 इसका मोलर मास जो कितना होता है 160, तो 160 का मास मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 ग्राम। आई होप आपको मेरे ओरल मेथड्स भी समझ में आ रहे हैं बहुत फटाफट, एकदम सब्जी मार्केट की तरह। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ कि आपको मेरे ओरल मेथड्स भी समझ में आ रहे हैं क्या, जल्दी बताओ, क्या आपको मेरे ओरल मेथड्स भी समझ में आ रहे हैं। ये इसका मोलर मास है ना, क्या है मोलर मास। क्या आपको मेरे ओरल मेथड समझ में आ रहे हैं। तो आपको एग्जाम में करना है ऐसे, ये भी बहुत हलवा मेथड है और वो तो अपना स्मार्ट मेथड है ही। ठीक है, चलो ये होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में इतना होमवर्क सारा है, कर लेना। ठीक है, कर लेना इतना सारा होमवर्क, नहीं करोगे तो तुम ही पीछे रह जाओगे, बाद में मेरे से मत बोलना।